Hello and welcome everyone. My name is Ashwin Joglekar and I am from Resonance PCCP division. So today I am here with the chapter summary. Basically एक chapter को हम revise करेंगे जल्दी से और इसके NCERT question answers भी हम यहाँ पे देखेंगे. Alright, so let us quickly begin and start with the first chapter of history, that is the rise of nationalism in Europe. देखिए हमें लगता है चैप्टर काफी लेंथी है, राइट? तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को थोड़ा सा इजी वे में स्मॉल पॉइंट्स बना के, शॉर्ट पॉइंट्स बना के समझाने की कोशिश करिए. तो लेट अस सी. देखो स्टार्ट होता है चैप्टर, आपने देखा होगा तो एक इमेज है, इमेज दी हुई है, राइट? एंड दैट इज पेंटिंग व्हिच वाज क्रिएटेड बाय फ्रेडरिक सोरो एंड हिज विजुअलाइजेशन, which we can say that is a world made up of democratic and social republics. 1848 में फ्रेडरिक सोरो, एक फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 prints. तो बेसिकली उन्होंने 4 prints बनाए, जो उनमें से एक था जो आपकी बुक में दिया हुआ है, visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics as he called them. देखो इसमें ऑब्जेक्टिव में भी आप देखते हो तो क्वेश्चन यहाँ पे Who was Frederick Sorrow, मतलब 1 मार्क में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो वो अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, क्या क्या था उस पेंटिंग के थ्रू हमें नजर आता है. सी अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स. ना अगर वो आप पेंटिंग भी अभी देख रहे हो, आपके सामने हो घर पे, तो आप एक बार उस पेंटिंग को गौर करो और ये सारे पॉइंट्स उसमें फॉलो करो. द फर्स्ट प्रिंट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन. तो एक जो स्टैचू है उसके सामने से लोग गुजर रहे हैं. अब स्टैचू के सामने से ऑलरेडी कुछ लोग पास हो चुके हैं. वो कौन है? And offering homage to the Statue of Liberty. तो यहाँ पे एक जो आप स्टैचू देख रहे हो, दैट इज ऑफ लिबर्टी. लिबर्टी अभी हम इसमें देखेंगे, लिबर्ट सिट वर्ड से आया है और विच मीन्स फ्रीडम. एज दे पास बाय इट, एक फीमेल फिगर कैरीज अ टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. तो एक हाथ में उनके टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और एक हाथ में उनके राइट्स ऑफ द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है इन द अदर हैंड. ठीक है, तो दोनों चीजें उनके हाथ में. अब टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई कर रहा है कि हाउ पीपल फ्रॉम द एज ऑफ डार्कनेस दे आर मूविंग टुवर्ड्स लाइट. लाइट इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज और सिंबलाइजेज नॉलेज. जो अर्थ है सामने, अगर आप उस इमेज में सामने की तरफ देखोगे तो इट्स ऑल रूइंस, शैटर्ड रूइंस. किसके पड़े हुए हैं? ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. वहीं आप एनसीईआरटी में देख सकते हो कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस या एब्सोल्यूटिस्ट टर्म की डेफिनेशन दी हुई. व्हाट डज दिस डेफिनेशन इंप्लाई? ये डेफिनेशन यहाँ पे ये इंप्लाई कर रही है ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली आइदर ऑपरेसिव थे इन नेचर एंड रूल्ड बाय टोटल डिक्टेटरशिप और अ मिलिट्री रूल. देयर इज नो सेंस ऑफ फ्रीडम इन दीज इंस्टीट्यूशंस, एब्सोल्यूटिस्ट जनरली ऑफ द मोनार्की. फर्दर पॉइंट में देखेंगे इन सोरोज यूटोपियन विजन. तो एक यूटोपियन विजन, वहीं आपके नीचे आपको एक और उसमें दिखेगा अबाउट यूटोपिया. अब यूटोपिया एक ऐसी चीज होती है that is which is so ideal that it is not possible to exist in reality. एक ऐसी सिचुएशन, या हम उसको बोलें कि एक आइडियल सिचुएशन, ऐसी यूटोपियन विजन कि इन फ्यूचर हम सब चाहते हैं कि वो चीज हो, बट इन रियलिटी वो पॉसिबल नहीं. द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस. तो वहां पे जो डिफरेंट लोग हैं, अपने अपने कॉस्ट्यूम्स पहन के, अपने अपने फ्लैग्स लेके, दे आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस. जो इन फ्यूचर होगा, राइट? अभी तक हुआ नहीं है 1848 तक, बट अब होगा. आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स. लीडिंग द प्रोसेशन आर यूएसए. तो यूएसए एंड स्विट्जरलैंड में ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके हैं, ठीक है. फॉलोड बाय फ्रांस, सामने ही है जस्ट उस स्टैचू के, एंड जर्मनी. फ्रांस के पीछे है जर्मनी. फॉलोइंग जर्मनी बाकी नेशंस भी है, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरियन, रशिया. तो ये सब इन उसको फॉलो कर रहे हैं बाकी लोगों को. ये ऑलरेडी स्टैचू से पास बाय हो चुके हैं. ये इसके सामने है फ्रांस, जर्मनी उसके पीछे, और ये सब लाइन में बाकी लोग भी पीछे हैं. दैट इज, ये सिंबलाइज कर रहा है कि ये भी इन फ्यूचर नेशंस बनेंगे. फ्रॉम द हेवंस अबव. तो आप अगर उस इमेज में ऊपर की तरफ देखते हो तो आप देखते हो कि जीसस क्राइस्ट एंड एंजल्स आर गेजिंग टुवर्ड्स दिस सीन. एंड वहां पे लिखा हुआ है एक टर्म, दैट इज fraternity. Now fraternity implies brotherhood, that ये जो nations बनेंगे, create होंगे in future, इन सब में आपस में एक भाईचारा होगा. From the heavens above
Christ, saints, angels gaze at the scene and the artist symbolizes fraternity. Fraternity among the nations of the world. ठीक है, तो ये तो आपका पहला पार्ट हुआ अबाउट फ्रेडरिक सोरो और उसकी पेंटिंग। नेक्स्ट इस पे आप आते हो तो वहीं दिया हुआ है एक नेशन स्टेट की डेफिनेशन भी दी हुई है। अब एक एक्चुअल नेशन स्टेट क्या है, ठीक है, वहां पे एक अर्नेस्ट रेनान का भी एक लेक्चर के बारे में बताया गया कि उन्होंने क्या बोला था कि व्हाट इज अ नेशन। एक नेशन एक ऐसा कल्मिनेशन ऑफ पीपल्स डेली एक्सरसाइज है, ठीक है, इट्स अ डेली प्लेबिसाइट व्हिच द पीपल हैव टू फॉलो। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ मेनली कॉमन डिसेंट, जहां से उनकी शुरुआत हुई, एक लैंग्वेज, हिस्ट्री, inhabiting a territory bounded by defined limits and forming a society under one government is called a nation। ठीक है, तो नेशन की क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं टू मेक अ नेशन। इसके बाद वाला पॉइंट अगर आप देखते हो इज अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। नाउ दिस अगेन जो टॉपिक है हैज बीन आस्क्ड रेगुलरली इन द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, what was the idea of the French revolutionaries towards creating or spreading nationalism, right, or the idea of nation। जो चेंजेस हैं इंट्रोड्यूस करें वो सिंपल पॉइंट्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करे गए, आप देख सकते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो इंट्रोड्यूस करे थे, द आइडियाज ऑफ ला पात्रे एंड ला सितुएन वर इंट्रोड्यूस, फादरलैंड एंड द सिटीजन कंसेप्ट। एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का बनाया जाए ताकि everyone has to follow the same rules and regulations, that is rules for everyone will be the same। एस्टेट जनरल जो थी पहले, उसको रीनेम करा गया एज नेशनल असेंबली और एक इलेक्टेड बॉडी हो जाएगी। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट बना आपका। फिर नए हिम्स, दैट इज अगेन सॉन्ग्स वर क्रिएटेड इन द नेम ऑफ नेशन, जैसे मार्सेलिस, ओके, कंपोस्ट, ओथ्स, शपथ ली गई, एंड मार्टियर्स जो शहीद हुए थे नेशन के नाम पे, इस नेशन को क्रिएट करने में जिन्होंने बलिदान दिया उन सबको श्रद्धांजलि दी गई। ये सब टुवर्ड्स मेकिंग अप और बिल्डिंग अप ऑफ अ नेशन, क्रिएटिंग अ नेशन। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा प्लेस में, अगेन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम व्हिच विल बी इन प्लेस सो दैट थिंग्स कैन बी इफेक्टिवली गवर्न। एक यूनिफॉर्म सिस्टम होगा वेट्स एंड मेजरमेंट्स का। ठीक है, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया में, प्रोविंस में वेट्स एंड मेजरमेंट अलग है, दूसरी जगह अलग है। ये हम आगे देखेंगे इस टॉपिक को, शायद आपको याद भी हो कि ये पढ़ा है हमने आगे ज़ोल्वरिन के टाइम पे जब डिस्कस होगा। ठीक है, एंड फ्रेंच लैंग्वेज जैसे कि पेरिस में बोली जाती है वैसे ही सब जगह बोली जाए। ठीक है, जो भी वेरिएशंस हैं उनको डिस्करेज करा जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेसिकली ऑन विच द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ट्राइड टू क्रिएट द आइडिया ऑफ अ नेशन, एंड फ्रॉम ए बोर्ड पर्सपेक्टिव दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाता है अब नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियनिक कोड 1804 में नेपोलियन ही क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर, क्राउन्ड एज एम्परर। ऑलराइट, उसके बाद उनका नेपोलियनिक सिविल कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 आया। अगेन इसमें जो भी प्रिविलेजेस थे वो खत्म कर दिए, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ ऑफ हाई क्लास जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे वो अबॉलिश कर दिए गए, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया, पेजेंट्स को सर्वडम से, ठीक है, जो बॉन्डेज था उससे फ्री कर दिया गया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंप्रूव करे गए। सो ऑल इन ऑल जो बेसिकली फ्रांस में नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करे थे चेंजेस, वो उसने बाकी टेरिटरी जहाँ पे उसने कैप्चर करा धीरे धीरे यूरोप में, तो वहाँ पे भी उन्होंने इंप्लीमेंट करे। और दीज इन स्टार्टिंग, ठीक है, पहले तो दीज आइडियाज और दीज चेंजेस वर वेलकम्ड, दैट इज पीपल सॉ द फ्रेंच आर्मी एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, जो उनके भी नेशंस को एक किंग के चंगुल से आज़ाद कराएंगे। बट धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ नहीं, ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, वो क्यों हुआ? वही आता है कि जब उनका फिर फाइनली रिएक्शन ऑफ द पीपल जब नेगेटिव हुआ टुवर्ड्स दीज पीपल, दैट इज द इन्वेडर्स, फ्रेंच आर्मीज जो वहां पे बाकी यूरोप में एंटर हुई थी। सिस्टम वेंट अगेंस्ट द राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी छीन ली इनसे, लोगों से, वहां के लोगों की जिन पे बेसिकली उन्हीं को लिबरेट कराने गए थे और उन्हीं की अब लिबर्टी छीन ली है। ओके, सो ये काफी आयरॉनिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। नाउ टैक्सेस बढ़ा दिए गए, क्यों? क्योंकि ही नीड्स मोर मनी नेपोलियन
to raise armies so that his idea or dream of conquering the Europe could be fulfilled. सेंसरशिप इम्पोज कर दी गई ताकि नेपोलियन के खिलाफ या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या चीजों के बारे में कुछ भी ऐसा गलत न छापा जाए. फाइनली जबरदस्ती लोगों की भर्ती कराना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आर्मी रिक्वायर्स मेन एंड सो देयरफॉर पीपल वर फोर्स्ड टू जॉइन द आर्मी. तो ये सब बेसिकली वर द रिएक्शन ऑफ द पीपल आफ्टर दे रियलाइज प्रॉब्ली दे हैव बीन फूल्ड. फर्दर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ये आपका थर्ड टॉपिक चालू हो जाता है यहां से, ठीक है. इसमें पहला अगर हम माने फ्रेडरिक सोरो का वाला टॉपिक, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसमें नेपोलियन का, और फिर थर्ड अब आपका किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई. तो अब उसमें स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो दिया गया है कि यूरोप अपने आप में काफी डाइवर्स एंटिटी है, ठीक है. यहाँ पे लोग जो हैं डिफरेंट भाषा बोलते थे, तरह के उनके ट्रेडिशंस थे. उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है ऑस्ट्रिया हंगेरी का. अब ऑस्ट्रिया हंगेरी के एग्जाम्पल से जहाँ पे हैब्सबर्ग रूलर्स उसको रूल करते थे, जैसे बॉर्बन डायनेस्टी फ्रांस में था, वैसे ही हैब्सबर्ग जो रूलर्स थे वो ऑस्ट्रिया हंगेरी को रूल करते. अब ऑस्ट्रिया हंगेरी में भी अपने आप में अलग अलग तरीके के लोग थे, एक पैचवर्क था. आपने पैचवर्क देखा है ओके, कि कुछ जैसे ये एक एरिया है, अब यहाँ पे इस रीजन में कोई दूसरे तरीके लोग हैं, ये कोई दूसरे हैं, ये दूसरे हैं, ये दूसरे हैं. तो सब जगह एक पूरा पैचवर्क था क्रिएटेड यहां पे. ऑलराइट, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है दैट इज पहला टॉपिक यहां पे चालू होता है कि अब कौन किस किस तरह के लोग थे यहां पे, ठीक है. और उसी में ये टॉपिक में ये भी बताया गया कि किस तरह से अब यहां पे नेशंस क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था, ठीक है. एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास. अब दो तरह की क्लासेस थी. एरिस्टोक्रेसी, ठीक है. एरिस्टोक्रेसी क्या है? अगेन द रिच पीपल, एंड देन यू हैव द पुअर पीपल, एंड लेटर ऑन इमर्ज द मिडिल क्लास, ठीक है. अभी मिडिल क्लास कौन थी? जो एजुकेट हो गई, हु टुक रिस्क, एंड द मर्चेंट्स, एंड ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशंस दैट इज सेलर्स, दे अर्न मनी एंड बिकेम वेल्दी, एजुकेटेड देमसेल्व्स. तो ये एक नई मिडिल क्लास उभर के आई यूरोप में. सो पहले हम एरिस्टोक्रेसी या एरिस्टोक्रेटिक क्लास के बारे में बात कर लेते हैं. एरिस्टोक्रेटिक क्लास ओन प्रॉपर्टी, तो सारी प्रॉपर्टी बेसिकली इनके पास होती थी. यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, तो ये आपस में, ठीक है. जनरली अगर आपने कोई एक एग्जांपल देखा होगा सॉरी 9th क्लास में, इफ यू रिमेंबर फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुई 16 मैरिड ऑस्ट्रियन प्रिंसेस. तो हमेशा नोबिलिटी में आपस में मैरिजेस के थ्रू ये लोग कनेक्ट होते थे, राइट. तो यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, एंड जनरली नोबिलिटी बहुत ही लैविश लाइफ जीती थी ऑल थ्रू आउट यूरोप. पेजेंट्री क्लास मेनली कंसिस्टेड ऑफ टेनेंट्स एंड स्मॉल लैंड ओनर्स. तो यहाँ पे डिफरेंस ये था कि जनरली अगर आप देखोगे जो रिसोर्सेज है, मान लो 90% रिसोर्सेज पे इनका कंट्रोल है, ठीक है. अगर टोटल हम रिसोर्सेज की बात करें तो 90% इनका कंट्रोल है, एंड पुअर के पास शायद 10% ऑफ द रिसोर्सेज हो. बट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये एक डिफरेंट सिनेरियो था, ठीक है. न्यूमेरिकली तो जो एरिस्टोक्रेसी है वो एक छोटा सा ग्रुप है, दैट इज पॉपुलेशन वाइज देखें तो शायद ये 10% ही होंगे. मैं सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है. एंड 90% पुअर होंगे. तो 90% आर डिपेंडेंट ऑन 10% रिसोर्सेज, एंड 10% हैव 90% ऑफ द रिसोर्सेज. सो पेजेंट्री क्लास मेनली कंसिस्ट ऑफ टेनेंट्स, स्मॉल लैंड ओनर्स. न्यू मिडिल क्लास दैट इज जो वर्किंग क्लास थी, ठीक है, अमंग हुम अब आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इमर्ज्ड, ठीक है, फॉलोइंग द अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस. जैसे जैसे अबॉलिश हुए, ठीक है, प्रिविलेजेस पॉपुलराइज्ड. और ये आपको हमें लाता है नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है. अब व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म? अगेन लिबरल और लिबर वर्ड से आया है. लिबर मींस टू फ्री, टू बी फ्री. अब इन्होंने डिमांड क्या करी? इनका डिमांड था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, ठीक है. डिमांडेड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जैसे सपोज करो ये कोई बाउंड्री है, बॉर्डर है किसी डिफरेंट स्टेट्स में, तो यहां से अगर आप गुड्स लेके जा रहे हो तो व्हेन यू क्रॉस द बाउंड्री यू हैव टू पे सर्टेन ड्यूटीज. तो वो चाहते थे कि इन पे भी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो. देन इसी के चलते जो पॉलिटिकल स्फेयर में इकोनॉमिक स्फेयर में एक ज़ोल्वरीन एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ था इन 1834, ठीक है, जिसमें बेसिकली 39 जो जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे दे वर केप्ट और दे केम टुगेदर
to abolish tariff barriers, and this was all on the behest of Prussia. Prussia took this initiative to make this happen and reduced currencies from 30 to 2. तो जहाँ पे अगेन इन डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग करेंसी भी यूज होती थी. तो फॉर people, that is businessmen, merchants and traders, it was very difficult. Even the system of weights and measurement was different. तो अब ज़ॉल्वरिन में ये सब चीज़ें खत्म करी गई कि जो उनकी ये बनेगी कस्टम यूनियन, इनमें सब में एक ही सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट रहेगा. ठीक है, एक ऐसा ही ओनली एक चेंज था जिसको लेटर ऑन जो आफ्टर 1815, दैट इज 1815 में आपकी बैटल ऑफ वाटरलू हुई, जिससे नेपोलियन की डेथ की डेथ नहीं हुई थी, नेपोलियन को हरा दिया गया था, नेपोलियन वापस रिटर्न हुआ. बट हाँ, सो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू के थ्रू जब नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रूशिया. ठीक है, तो जब इन्होंने मिलकर नेपोलियन की फोर्सेस को हराया तो काफी चेंजेस उन्होंने लाए, वो हम आगे देखेंगे इसमें. बट ये वाला जो है ये चेंज उन्होंने एज इट इज छोड़ दिया. एंड लेटर ऑन ही फिर 1834 में एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया इट abolished tariff barriers and reduced currencies from 30 to 2 to make things more better. तो ये तो पॉलिटिकल स्फेयर में हो गया, लिबरलिज्म या लिबरल क्या डिमांड कर रहे थे, और ये इकोनॉमिक स्फेयर वाला पॉइंट हो गया. उसके बाद आता है आपका न्यू कंजर्वेटिज्म. देखो कंजर्वेटिज्म में अगेन अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो लास्ट ईयर आपका एक चैप्टर था अबाउट सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. उसमें भी स्टार्टिंग में एज ऑफ सोशल चेंज में आपने 3 चीजों के बारे में पढ़ा था. ठीक है, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, राइट. सो वैसे ही कुछ यहां पे भी है. ये अगर आप देखोगे कि लिबरल्स क्या डिमांड कर रहे हैं, लिबरल्स ये डिमांड कर रहे हैं कि बेसिकली हमें थोड़ा बहुत फ्रीडम चाहिए. ठीक है, एक पॉइंट है, आप समझ सकते हो, अभी समझ लो. लिबरल्स कह रहे हैं कि हमें थोड़ा बहुत फ्रीडम चाहिए. कंजर्वेटिव्स कौन है? कंजर्वेटिव्स वो है जो कह रहे हैं कि नहीं, जैसी चीजें चली आ रही हैं, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स जैसी चीजें चली आ रही हैं, जैसा जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम्स है, वो वैसी रहनी चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए. फिर आते हैं एक रेवोल्यूशनरीज, जिनको वहां पे आपने रेडिकल्स की तरह देखा था. ठीक है, अब रेडिकल्स क्या कह रहे हैं? नहीं, कंप्लीट चेंज होना चाहिए. ये जो सिस्टम ऑफ मोनार्की है ना, राजा का जो सिस्टम है, ये खत्म ही हो जाना चाहिए बिल्कुल. सो आप लेटर ऑन इस चैप्टर में रियलाइज करोगे, आप देखोगे किस तरह से कंजर्वेटिव्स ने अपनी पावर को बचाने के लिए किसके साथ मिलेंगे. वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव्स ने लिबरल्स को अपने साथ मिला के रेडिकल्स या फिर रेवोल्यूशनरीज को ओवरपावर करने की कोशिश करी. क्यों? क्योंकि इनको ये थोड़े बहुत कंसेशंस देके अपनी तरफ मना सकते हैं. ये तो इनको कंप्लीटली खत्म ही करना चाहते हैं, तो इनके साथ कोई समझौता हो ही नहीं सकता. ठीक है, दैट इज सी कभी भी इक्वल हो ही नहीं पाएगा आर के. ये दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों एक दूसरे को खत्म ही करना चाहते हैं एक तरह से. ऑलराइट, ओके. इसके आगे हम थोड़ा सा यहां देख लेते हैं. सो न्यू कंजर्वेटिज्म बिलीव्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट सोसाइटी. तो ये तो कंजर्वेटिज्म की डेफिनेशन. अब यहां पे आप देखोगे ये वर्ड में न्यू और जुड़ा हुआ है, तो बस ये समझ लो कि जो न्यू कंजर्वेटिव्स थे या न्यू कंजर्वेटिज्म एज अ थ्योरी, कि कहीं ना कहीं कंजर्वेटिज्म में हमने कुछ ऐड करा है, इसलिए तो न्यू बना हुआ, अदरवाइज वो कंजर्वेटिज्म ही रहता. न्यू कंजर्वेटिज्म में ये हुआ कि बेसिकली यूरोपियन पावर्स जो थी, उन्होंने जब नेपोलियन को हराया, उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि हमें भी कुछ चेंजेस देने पड़ेंगे. ठीक है, हमें भी कुछ बदलाव इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये जो रेवोल्यूशन का सिलसिला है ये चलता रहेगा. ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा. सो ट्रीटी ऑफ वेना 1815 में साइन हुई. ठीक है, बाय द यूरोपियन पावर्स. अब यूरोपियन पावर्स में कौन थे इनमें? यहाँ पे अगेन वेना, ऑस्ट्रिया तो हो गई एक. ठीक है, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया था, ब्रिटेन एंड रशिया. इन सब ने मिलके बेसिकली ट्रीटी ऑफ वेना साइन करी. और यहाँ पे इस टाइम पे जो मेन पर्सन थे दैट वाज ड्यूक मेटरनिक. ड्यूक मेटरनिक का अगर आप देखोगे कभी शॉर्ट नोट में उनका आता है तो 3 पॉइंट तो उनके लिए है. पहला, बिकॉज ही होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वेना इन 1815. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्होंने यूसिप मेजिनी जो आगे एक रेवोल्यूशनरी आएंगे इटली के, उनके लिए एक इन्होंने कहा था ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी टू आवर सोशल ऑर्डर. और फिर एक और लाइन है इनकी कही गई, अगर आपको याद है प्रॉब्ली यू कैन राइट दैट इन कमेंट सेक्शन, या हम आगे बता देंगे उसको. ओके, सो बॉर्बन डायनेस्टी. तो 1815 के बाद बेसिकली जो न्यू कंजर्वेटिज्म की हुआ,
1815 के बाद उनका ये आइडिया था कि वापस से टू एस्टैब्लिश, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं ताकि ओके। सो न्यू कंजर्वेटिज्म का जो आइडिया था टू एस्टैब्लिश मोनार्की अगेन, जहां जहां से नेपोलियन ने मोनार्की को खत्म करा था वहां पे वापस से मोनार्की अब एस्टैब्लिश करनी। तो फ्रांस से शुरुआत हुई। फ्रांस में दैट इज बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस सो दैट फ्यूचर में वो बदला न ले पाए, एक्सपैंड न कर पाए। एंड ये जो पावर्स थी, ठीक है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया, तो इन लोगों ने भी आपस में बहुत सारी टेरिटरीज को डिवाइड कर लिया। ओके, इसके बाद आता है रेवोल्यूशनरीज। अब रेवोल्यूशनरीज में जो फियर ऑफ रिप्रेशन था, ठीक है, अत्याचार, दैट इज बाय द मोनार्की, गिव द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट विथ फ्रीडम। इसीलिए क्योंकि ये जो 1815 के बाद आपकी जो भी मोनार्कीज दैट इज वर रीएस्टैब्लिश्ड, दे वर अगेन ऑटोक्रेटिक इन नेचर एंड दे इम्पोज सेंसरशिप एंड दे वर वेरी रुथलेस, बिकॉज उनको जो पावर मिली थी वो अब चाहती थी कि किसी भी तरह से उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई आवाज उठाई जा रही थी तो उसको क्रश कर दिया जाए बिल्कुल, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, जो भी चीजें वो सब बिल्कुल खत्म। अब इसमें से मैजिनी जो एक है, फाउंडेड सीक्रेट सोसाइटीज यंग इटली, ठीक है, एंड यंग इटली इन मार्सेज बनाई थी और यंग यूरोप बर्न में इन्होंने एस्टैब्लिश करी। नाउ ही वाज अ रेवोल्यूशनरी, इटालियन रेवोल्यूशनरी हु वांटेड टू यूनिफाई इटली एंड because of his relentless efforts, ठीक, to unite Italy, Duke Metternich said about him, he is the most dangerous enemy to our social order। क्यों? उनका सोशल ऑर्डर क्या है ड्यूक मेटरनिक का? अगर आप देखोगे तो ही इज फ्रॉम द कंजर्वेटिव, ठीक है, जो ट्रेडिशंस को रखना चाहते हैं, और मैजिनी एक रेवोल्यूशनरी है जो कंजर्वेटिव्स को खत्म करना चाहता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इनके लिए सबसे बड़ा एनिमी हो गया। ऑलराइट, इसके बाद हम नेक्स्ट उस पे आएंगे तो एज ऑफ रेवोल्यूशंस स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका। अब रेवोल्यूशन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से हुआ, ठीक है। अगेन शुरुआत फ्रांस से ही हुई 1830 में, दैट इज जुलाई रेवोल्यूशन, जो 1830 में हुआ अंडर लुई फिलिप फॉलोइंग द जुलाई रेवोल्यूशन। दैट इज वहां पे अगेन एक मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इवॉल्व हुई। इफ यू रिमेंबर 9th क्लास फ्रेंच रेवोल्यूशन, यू कैन सी हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब आप देखोगे कि यहाँ आगे रिपब्लिक भी बनेगा, ठीक है। तो वहां पे भी 9th में भी आपने देखा था ऐसे ही मोनार्की थी लुई 16 के अंडर में, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, राइट, 1791 में, एंड फिर फर्दर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर रॉब्सपेयर, तो एक रिपब्लिक बन गया था। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दैट इज 1815 में फ्रांस में जो मोनार्की एस्टैब्लिश हुई थी, अब लोग उससे सहमत नहीं थे, लोग सड़कों पे उतर आए, एंड फाइनली 1830 में फ्रांस में जो हुआ दैट इज जुलाई रेवोल्यूशन उसको कहते हैं, एंड लुई फिलिप के अंडर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हुई। नाउ इसी के लिए जो हमने अभी पहले पूछा था आपसे, दैट इज ड्यूक मेटरनिक ने एक कमेंट दिया कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है। तो कुछ भी जो फ्रांस में होता है वो पूरे यूरोप में एक जंगल की आग की तरह फैलता है। सो एंड ऑफ बेसिकली कंजर्वेटिव डोमिनेंस एंड रिसर्जेंस ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरल्स जो थे वापस से उनको लगा कि ये जो रेवोल्यूशन हो रहे हैं तो हमें भी इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमें भी अपनी अपनी कंट्रीज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बेल्जियम इसी टाइम पे फॉट ऑन द सेम प्रिंसिपल्स एंड गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम नीदरलैंड्स। ओके, बेल्जियम के बारे में आप पढ़ते हो इन पावर शेयरिंग। राइज ऑफ नेशनलिज्म ग्रीस में होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी 1821 में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चालू होती हैं। नाउ ग्रीस वाज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ ओटोमन टर्क्स। नाउ मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न पीपल फेल्ट दैट और दे सॉ ग्रीस एज अ क्रेडल, जहां से यूरोपियन सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। नाउ इट बीइंग अंडर अ मुस्लिम रूलर, दे फेल्ट दैट कि ये सही नहीं है, so therefore they wanted to support independence of Greece, and finally through the treaty of Constantinople 1832 में Greece becomes an independent country। फिर the idea of romanticism, that is emphasized on a common culture, ठीक है, कि सिर्फ साइंस और रीजन नहीं होना चाहिए,
एक कॉमन कल्चर, लैंग्वेज और कलेक्टिव हेरिटेज एंड इमोशनल अपील भी नेशन को क्रिएट करता है। उसके अलावा सिर्फ वॉर से या किसी को जबरदस्ती आप ऑक्यूपाई करके भी नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट नहीं कर सकते, आप टेरिटरी ले सकते हो। क्रिटिसाइज द इंपॉर्टेंस गिवन टू रीजन एंड साइंस। जो जर्मनी में एग्जांपल जो है आपके जॉहन गॉटफ्रीड हर्डर गिव द आइडिया ऑफ दास वॉक, ठीक है, एंड वॉक्स गीत। अगर आपको रियल जर्मन कल्चर समझना है, देखना है, तो यू वोंट फाइंड इट इन पैलेसेस और बिग सिटीज, यू विल फाइंड इट इन अमंग कॉमन पीपल, ठीक है। सिमिलरली इफ यू विल सी देयर इज आल्सो अ पेंटिंग देयर बाय यूजीन डेलाक्रोइक्स, राइट, अबाउट द मैसेकर। वो एक है, वो भी एक रोमांटिक आर्टिस्ट की पेंटिंग है। देन अबाउट पॉलिश मूवमेंट, ठीक है, जहां पे कैरल कुर्स्पिन की थ्रू हिज ओपेरास, है ना, kept alive the feeling of Polish nationalism in Poland, kept alive Polish nationalist feelings through ethnic language, music, poetry and folk dances while under Russian rule. Okay, ये point actually यहाँ आना चाहिए through. Okay, fine. So ये आपका romanticism. फिर आता है आपका हंगर हार्डशिप। तो अगेन चीजें हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। पॉपुलेशन कंट्रीज में बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके हिसाब से खाने को नहीं है, ठीक है, एंड जो खाना अवेलेबल है वो ऑलरेडी महंगा होता जा रहा है और प्लस उसके साथ वेजेस बढ़ नहीं रही लोगों की। तो हंगर, हार्डशिप, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल दिस सिचुएशन विल लीड टू पॉपुलर रिवोल्ट। देखो, अगर आपके पास पेट भरा हुआ है आपका, आपके पास एक नौकरी है, प्रॉब्ली यू हैव अ वाइफ, यू हैव चिल्ड्रन, राइट, एंड यू हैव प्रॉपर हाउस, यू हैव अ जॉब, तो यू वोंट रिजॉर्ट टू रिवोल्ट। रिवोल्ट कौन करेगा? जो भूखा है, ठीक है, जिसके पास नौकरी नहीं, जॉब नहीं। तो वही कंडीशंस यूरोप में बिल्ड हो रही थी। इकोनॉमिक हार्डशिप्स प्रिवेल्ड इन यूरोप इन द 1830s। इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, फ्यूडल जो ड्यूज थे, राइज इन फूड प्राइसेस। रिवोल्ट इन फ्रांस अगेन चालू कहां से हुआ? शुरुआत फ्रांस से। 1848 में आप देखते हो अगेन इट विल इमर्ज एज अ रिपब्लिक। अब जो लुई फिलिप के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हुई थी वो भी खत्म हो गई। रिजल्टेड इन फ्लीइंग ऑफ लुई फिलिप एंड फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक। सिलेसिया में एक वर्कर्स और वीवर्स का रिवोल्ट दिखाया गया है, जहां पे किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स यूज फोर्स एंड और वायलेंस अगेंस्ट दीज वीवर्स, ठीक है। वीवर्स वर एंग्री दैट कॉन्ट्रैक्टर्स आर नॉट पेइंग देम इनफ मनी फॉर द वर्क दे आर डूइंग। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आ जाता है 1848, दैट इज द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। सो जब ये पुअर पीपल का एंड पीपल ऑफ द लो स्ट्रेटा का जो एक रिवोल्ट अंडरवे था इन यूरोप, दैट इज द टाइम इवन द लिबरल पीपल थॉट दैट दे शुड ऑल्सो बिल्ड अप सम मोमेंटम, एंड देयरफॉर in Germany they tried to establish a constitutional monarchy. Inspired by the events of February 1848 in France, liberal जो revolutionaries थे consisting of middle class educated professionals, merchants set up German National Assembly, ठीक है। Again May 1848 में 831 elected representatives कहाँ पे मिले? साथ में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट उनको नाम दिया गया कि फ्रैंकफर्ट जो जगह है वहां पे मिले ये लोग, इकट्ठा हुए, वहां पे चर्च में एक मीटिंग करी, ठीक है, ताकि दे डिस्कस ऑन क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी, ठीक है, ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी एंड मेकिंग जर्मनी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दैट इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब किंग फ्रेडरिक विलियम IV ऑफ प्रूशिया को दिया गया, ये प्रेजेंट करा गया कि भैया आप एक्सेप्ट कर लो इस ऑफर को एंड हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाते हैं, बट उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। एंड लेटर ऑन विद द सपोर्ट ऑफ आर्मी एंड द जंकर्स ऑफ प्रूशिया, दैट इज द रिच लैंड ओनर्स, इन्होंने इन के मूवमेंट को खत्म करा दिया। ऑल्सो बिकॉज दीज पीपल डिड नॉट हैव मच सपोर्ट ऑफ द पुअर पीपल ऑफ द लोअर क्लासेस, दैट इज peasants and lower classes were not represented properly, resulting in the weakening of the liberal movement and disbanding of the assembly. अब नेक्स्ट आप पार्ट देखते हो, दैट इज अबाउट द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो किस तरह से जर्मनी एज अ नेशन बना एंड इटली एज अ नेशन बना। तो अब दोनों जगह एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखने को मिलता है कि यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, किसी मूवमेंट के थ्रू नहीं हो पाया, थ्रू वॉर्स, दैट इज आर्मी बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन।
सो पहला यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अगेन ये सब आपके काफी पॉइंट्स में है, ठीक है, एंड इजीली यू कैन राइट दीज पॉइंट्स आल्सो एज पर योर बोर्ड एग्जाम्स आल्सो. सो अटेम्प्ट टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एट फ्रैंकफर्ट 1848 में resulted in a failure because it was suppressed by the monarchy, military and the Junkers of Prussia. Prussian Chief Minister Otto von Bismarck, policy of blood and iron, ठीक है, takes the lead in German unification. 3 लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, ठीक है, 3 wars were fought between ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ठीक है, तीनों से लड़ता है प्रूशिया एंड रिजल्टिंग इन प्रूशियन विक्ट्री. तो प्रूशिया इमर्जेस विक्टोरियस, जो भी जर्मन स्पीकिंग जगह इनके पास थी उनसे ले लेता है वापस, एंड फाइनली एक जर्मन नेशन क्रिएट होता है. ही प्लान द यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, एंश्योर्ड यूनिफिकेशन आफ्टर 3 वॉर्स, 3 लड़ाइयां लड़ी गई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क 7 साल के पीरियड में, एंड with the crowning of Kaiser William I as king of Germany in January of 1871, German unification was completed. Next आपका आता है that is unification of Italy. अब इटली भी एक डिवाइडेड एंटिटी था, ठीक है, सिर्फ सार्डिनिया, पिडमॉन्ट एक ऐसी जगह था जहां पे एक इटालियन प्रिंस उसको रूल कर रहा है. बाकी अगेन लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हुई थी उनकी इतनी, और डिफरेंट रीजन्स जो है डिफरेंट स्टेट्स के पास थे या किंगडम्स के अंडर में थे. जैसे नॉर्थ में ऑस्ट्रिया हंगेरी था, नीचे आपका दैट इज स्पेनिश किंग और द बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन था, एंड सेंट्रल पार्ट में पोप. सो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में आइडिया ऑफ यूनिफिकेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय मेज़िनी थ्रू हिज सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, बट ही वाज नॉट दैट सक्सेसफुल, ठीक है. ही वाज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी लीडर्स और रेवोल्यूशनरीज ऑफ इटली, बट he could not create or complete his dream of unifying Italy. बाकी नाम में आप देखोगे जो रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज काउंट कैवर, देन यूसुफ गैरिबाल्डी. द लीड वाज टेकन बाय किंग ऑफ सार्डिनिया विक्टर इमैनुअल II, काउंट कैवर, ठीक है, जैसा रोल ओटो वन बिस्मार्क ने वहां प्ले करा है वैसे ही कुछ रोल यहाँ पे इटली में चीफ मिनिस्टर काउंट कैवर ने प्ले करा ऑफ सार्डिनिया. लेड द यूनिफिकेशन प्रोसेस बाय अलायंस विद फ्रांस टू डिफीट ऑस्ट्रिया एंड यूनिफाई इट्स नॉर्दर्न टेरिटरीज. नाउ ही himself was neither a revolutionary nor a diplomat, but still through an clever alliance with France he was able to defeat the Austrian forces, all right, and get its northern territories. And jo Garibaldi hai, he marched in the south part and drove away the Spanish rulers from there, and वहाँ पे जो peasants हैं वो इनके साथ में आ गए, support में आ गए. his army of red shirts basically led movement in southern part by involving local peasants support to attack Spanish rule. Process completed with the crowning of Victor Emmanuel as king of Italy in 1861. All right, later on जो रोम का वाला पार्ट बच गया था वो भी बाद में इटली में हो गया मर्ज. इसके बाद आपका पार्ट आता है कि हाउ यू विजुअलाइज अ नेशन, सॉरी स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन हमारा बच रहा है. ओके, नाउ द थर्ड केस जो दिया है यूनिफिकेशन में, दैट इज स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. क्यों? क्योंकि स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में ऐसा आप कोई वॉर नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये एक ही एंटिटी है जो अपने बाकी दूसरे रीजन्स पे बिकॉज ऑफ देयर हायर वेल्थ और बेटर वेल्थ कैसे डोमिनेट करने लग जाती है. दैट इज वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ नेशनलिस्ट रिवोल्ट. 4 मेन एथनिक रीजन्स है, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश एंड आयरिश. द डिसीजन फॉर यूनिफिकेशन वाज टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. इंग्लैंड टुक कंट्रोल ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू एन एक्ट ऑफ 1807. लेटर ऑन आयरलैंड भी कैप्चर कर लिया गया है ना 1801 में. 1798 में वहाँ पे यूनाइटेड आयरिशमैन ने एक रिवोल्ट भी वॉर करी, बट वो भी विलियम वुल्फ के अंडर में, बट वो फेल हो गई. इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल. वुल्फ टोन आई गेस है ना, तो उनके अंडर में करी एंड विच वाज नॉट दैट सक्सेसफुल. फर्दर उसके बाद 1801 में आयरलैंड भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, और जो नया नेशन क्रिएट करा उसमें ब्रिटिश फ्लैग दैट इज यूनियन जैक को बढ़ावा दिया गया, इंग्लिश लैंग्वेज को इनकरेज करा गया, और उनके जो लोकल लैंग्वेज थी, कल्चर्स थे, ट्रेडिशंस थे, उनको डिस्करेज करा गया. एंड जो नेशनल एंथम है गॉड सेव आवर नोबल किंग बिकेम द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन. दैट इज हाउ द
strange case of Britain, that is unification of Britain also was completed. Moving on to the next part, that is आपका visualizing the nation. अब किस तरह से आप एक nation को visualize कर रहे हो, ठीक है. नेशन को visualize करने के लिए, that is एक abstract concept को आपको portray करने के लिए एक allegory हम use करते हैं. Allegory is to create or define an abstract idea. जैसे liberty, तो generally female figures were used to define these abstract ideas. अगर आप देखोगे फ्रांस में एक मैरियन है ना को यूज करा गया था, जर्मनी में जर्मेनिया, इंडिया में आप जैसे देखते हो भारत माता, ठीक है. फॉर ब्रिटेन इट वाज ब्रिटानिका. द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी कहां से ली गई थी, जैसे लिबर्टी से, एंड द रिपब्लिक जो रेड कैप पहनती है ना, जो ट्राई कलर है फ्रांस के, ये सब उसको से उसकी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करी थी. सो allegory represented a nation here, that is Marion was representing France. Now this Marion was not any woman which was there in France, ठीक है. It was an idea created of France. जर्मनी में वैसे वो जर्मेनिया, ठीक, वो एक क्राउन पहनती है ओक लीव्स का, as the German oak stands for heroism, ठीक है. Then last topic जो इसका आता है about nationalism in Europe is nationalism in the Balkans. अब nationalism in the Balkans अगर आप देखते हो तो बेसिकली जो ethnic constituents थे, ठीक है, बैल्कन एक बहुत ही volatile region हो गया था. Now Balkan region was under Ottoman Turkish Empire. अब Ottoman Turkish Empire was getting weaker and most of, जैसे ग्रीस वहाँ से इंडिपेंडेंट हो गया था. अब बाकी जो रीजन्स है, ठीक है, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, ठीक है, रोमानिया, ये सब भी अपनी अपनी धीरे धीरे इंडिपेंडेंस, मॉन्टेनीग्रो, ये सब अपनी अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं. और हर कोई चाहता है कि मुझे दूसरे की टेरिटरी भी मिल जाए, मेरी टेरिटरी ज़्यादा हो जाए. और जो 4 बिग पावर हैं यूरोप में, वो भी इस एरिया या रीजन को आए कर रहे हैं कि हमें इसको ऑक्यूपाई करके हम अपनी पावर को और बढ़ा लें. तो दिस बैल्कन रीजन बिकेम an area for intense rivalry between the European powers as well as the regions there who wanted to create their own nations. So therefore, and this basically led Europe to the First World War, that is. So they based their claims on their distinct national identities कि सब अलग है और हमें भी एक nation बनना है. And historical reference to earlier state of independence कि पहले हम independent थे. So as the Ottoman Empire weakened, the various nations wanted to become free, and each European power, that is the big powers, wanted to assert their own dominance over these regions and to show to the other powers that is they are more powerful than them. तो ये सब पावर के चक्कर में यूरोप went through the First World War. All right, now ये हमारा एक चैप्टर का क्विक आप कह सकते हो समरी रिवीजन कंप्लीट हुआ, दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप. अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके एनसीईआरटी से हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके एनसीईआरटी से पीछे के, ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे दिए हैं और हम उनको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे अब. ओके, राइट अ नोट ऑन मेज़िनी. अब मेज़िनी के बारे में हम क्या जानते हैं, ठीक है. मेज़िनी अगर आप देखोगे सिंपल एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, है ना, आपको ये याद हो. He was born in Genoa, ठीक है, 1807. कुछ पॉइंट्स हम लिख रहे हैं जिसको आप फिर इलैबोरेट कर सकते हैं. 1807 जिनुआ बर्थ, ठीक है. देन यंग इटली, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यंग इटली, यंग यूरोप, टुवर्ड्स बेसिकली यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एंड ही वर्क रिलेंटलेसली टुवर्ड्स रियलाइजिंग हिज ड्रीम, एंड दैट ही फेल्ट दैट modern or sorry nation states are the idea or the future of mankind, that they will automatically create nations. Count Camillo di Cavour again was neither a revolutionary nor a diplomat. He played a very important role in the unification of Italy, ठीक है, by actually he was the chief minister of Sardinia Piedmont region, and फ्रांस के साथ एक alliance करके, ठीक है, he led in defeating or he was successful in defeating Austrian forces and later on completing the process of unification of Italy. तो ये इनका ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेन 1821 में, ठीक है, नेशनलिस्ट फीलिंग्स राइज होने लग गई. ग्रीस में जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, दे ऑल्सो लाइक वेस्टर्न पावर्स, दे ऑल्सो फेल्ट ग्रीस है वॉज अंडर मुस्लिम
rule, and therefore they wanted कि नहीं, because Greece was seen as a Greece was seen as a cradle, जहाँ से यूरोपियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है और वो किसी फॉरेन रूल के अंडर में है, दैट इज फॉरेन पावर के अंडर में. सो दे ऑल्सो collected funds, supplies, people who went and wanted to get Greece free or wanted to work towards freedom of Greece. Lord Byron का वहाँ पे एक example है, who went there, collected funds, and later on he died of fever. Finally 1832 में with the help of Treaty of Constantinople, Greece became an independent nation, ठीक है, from the Ottoman Turkish Empire. Frankfurt Parliament 1848, जब liberals in Germany, ठीक है, they gathered 831 elected members and wanted to draft a constitution and present it to the King of Prussia so that constitutional monarchy could be established in Germany, but in Prussia, basically as Prussia as center, and later on, but King rejected this offer, and how the because जो peasants है, then lower classes हैं, उनका support नहीं था इनके पास, तो how it eroded. ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में. रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स, वुमेन डेफिनेटली प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स, बट दे वर नॉट इंक्लूडेड, जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी, ठीक है, दे वर जस्ट सीन एज मेयर स्पेक्टेटर्स, दे वर नॉट. जो लिबरल्स थे ना, लिबरल्स का भी आइडिया यहाँ पे था, दैट इज they believed in constitution, they believed in parliament system of constitution, rules and regulations, but they did not believe in universal adult franchise, that is they were quite not in acceptance with the idea of women के लिए voting के लिए, ठीक है. तो वो, but still women played a lot of role or participation in, and they created their own clubs, right, and wrote slogans, took part in marches. So ये सब आपका वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स आएगा, ठीक है. उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल. तो जैसा कि कहा था आपको कि ये क्वेश्चन है जो अगेन काफी बार रिपीट भी होता है, एंड अलग अलग अगर आप प्रॉब्ली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो उसमें भी आप देखोगे कि अलग अलग ईयर में शायद लैंग्वेज चेंज होकर आता है, बट ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है. ऑलराइट, ये भी वही है आपका, अगर आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन वेट्स एंड मेजर्स के बारे में, कि वेट्स एंड मेजर्स सही, मतलब यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, ऑलराइट. उसके बाद आपका एस्टेट जनरल से आप नेशनल असेंबली हो गए, ओथ्स were taken, hymns were created, martyrs were commemorated. एक और फ्रॉम रॉयल स्टैंडर्ड जो पहले का फ्लैग था, ठीक है, उससे आप फ्रेंच ट्राई कलर आपने अपना लिया. तो these were all ला सिटोयन, right, ला पात्रे, these were all the ideas created. French as it was spoken in Paris was encouraged, and local variations were discouraged. So these were all the steps taken by the revolutionaries to create a sense of collective identity, to bring these people together. देखो, nationalism as a feeling, okay, is bringing people that राष्ट्र प्रेम की भावना, तो इसको आप कैसे लोगों में जगा रहे हो. Who are Marianne and Germania, ये हमने अभी जस्ट देखा. अब Marianne related to France, ठीक है, representation of France, and again liberty and republic, red cap, cockade, the tricolor, ये सब Marianne में. Germania represented Germany, ठीक है, symbol of Germany, और allegory used to represent German nation. The symbols which they had, ठीक है, played an important role. जैसे German oak was shown, she was wearing German oak, which stands for heroism. Then holding a sword, all right, sword के around olive branches हैं, तो ये सब उसकी importance है, किस तरह से उनको portray करा गया. Now briefly trace the process of German unification. German unification भी हमने देखा कि कैसे 1848 का जो revolution था, ठीक है, of liberals, वो फेल हो गया. अब जिम्मेदारी किस पे आ गई? कंजर्वेटिव्स पे, कि हमें कहीं ना कहीं एक जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है. और उसमें भी सबसे लीडिंग जो स्टेट था वो था प्रूशिया, ठीक है. प्रूशिया में ओटो वॉन बिस्मार्क, देन द किंग, ठीक है, ये दो पर्सन्स आप रख सकते हो याद. ओटो वॉन बिस्मार्क ने क्या करा?
3 लड़ाइयां लड़ी गई, ठीक है. He helped in formulating strategies. 3 wars were fought over the period of 7 years between Prussia and Austria, Prussia and Denmark, and Prussia and France. Later on, resulting in Prussian victory, and finally in 1871, the process of unification of Germany was completed, and king was crowned as the king of Germany. ठीक है. उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, what changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient and territories in the territories ruled by him? अब नेपोलियन क्या चेंजेस, तो यू शुड रेफर टू नेपोलियनिक कोड. अब नेपोलियनिक कोड में उसने क्या क्या दिया, ठीक है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाया, बेटर बनाया, ठीक है. जैसे कि आप देखोगे अगेन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स इंट्रोड्यूस करा गया. ऑलराइट, इक्वालिटी सबके लिए इस्टेब्लिश करी गई, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. देन जो प्रिविलेजेस थे लोगों को बाय बर्थ मिले हुए थे उनको एबॉलिश करा गया, ठीक है ना. देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस वर इंप्रूव्ड, राइट. तो ये सब चेंजेस किसने इंट्रोड्यूस करे थे इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. पेजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्वडम. तो लॉन्ग आंसर्स को याद करने का भी एक तरीका है, ठीक है. अगर आप कीवर्ड्स याद रखोगे ना, इट्स लाइक जस्ट मेकिंग लाइक अ सेंटेंस. आपको अगर कीवर्ड याद है उन, जैसे ऑब्वियसली बात है लॉन्ग आंसर जो होते हैं प्रॉब्ली 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपको, 10 लाइन मान लेते हैं, हर पॉइंट आपका 2 लाइन का है. अगर 2 लाइन, एक लाइन में भी या 2 लाइन में आपको 2 या 3 कीवर्ड भी अगर आपको याद रहते हैं तो आप एटलीस्ट एक सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है. जैसे आपको एक वर्ड दिया हुआ है सर्वडम, ठीक है. सर्वडम का आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है. द पेजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्वडम ड्यूरिंग द और बाय द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804. तो ऐसा एक सेंटेंस बना सकते हो. तो ये सारी कुछ कुछ कोड वर्ड्स, कीवर्ड्स है सॉरी, जो आप याद रखोगे तो अपने आप एक सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हो. एंड हमें लगता है कि हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ी है, याद नहीं होती, बट अगर आप इसको इनफ टाइम दोगे, आप रिवाइज करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो अपने आप पॉसिबल है. ऑलराइट, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया सपोर्टेड बाय द लिबरल्स. तो अब डिफरेंट उन्होंने पॉलिटिकल सेंस में कि भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, एंड देन वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए. सोशल में अगर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं दे वर नॉट सो कीन टुवर्ड्स द वोटिंग ऑफ वुमेन, बेसिकली कि वुमेन को वोटिंग राइट्स. एंड इकोनॉमिक में आप कह सकते हो लिबरल नेशनलिज्म वाला जो पॉइंट है कि किस तरह से जॉल्वरिंग वाला क्रिएशन हुआ, ठीक है. अब 1848 वाला जो रेवोल्यूशन है लिबरल्स का, ये तो उनके पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज आ गए जो लिबरल सपोर्ट करते थे, ठीक है. अब देखो अगेन ये जो है 2 पार्ट में भी है क्वेश्चन. तो पहला पार्ट आपका ये है कि आपको 1848 का रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स बताना है, और सेकंड पार्ट ये डिमांड कर रहा है. तो हमने डिस्कस कर लिया पहले, ठीक है. अब ये 1848 का रेवोल्यूशन वाला भी हमने डिस्कस करा कि 1848 में कैसे जो लिबरल क्लासेस थी, ठीक है, जर्मनी में 831 इलेक्टेड मेंबर्स दे गैदर्ड इन फ्रैंकफर्ट, ठीक है, वहां पे मिले, सॉरी फ्रैंकफर्ट में मिले, और वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की बात करी, जिससे बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हो सके फ्रांस, जर्मनी में, ठीक है. और ये ऑफर उन्होंने किंग को दिया, किंग ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है. देन चूज 3 एग्जांपल्स टू शो कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. अब कल्चर ने किस तरह से करा, ये आप देखोगे एज ऑफ रेवोल्यूशन में, वहां पे रोमांटिसिज्म एक आइडिया. देन लैंग्वेज वाला सिनेरियो आप या केस आप देख सकते हो अबाउट कैसे पोलैंड में, ठीक है, क्योंकि इट वाज अंडर द रशियन ऑक्यूपेशन, तो वहां पे कैसे पॉलिश पीपल ट्राइड टू कीप अलाइव देयर कल्चर थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज. जैसे व्हेन द प्रीस्ट यूज्ड टू preach, they used to use Polish language so that language could be kept alive. For this also Russian authorities exiled them. Then Karol Kurspinski का वहाँ पे रोल है. Then Johann Gottfried Herder, you can write about him. Then how folk tales, ठीक है, and then folk songs, poetry,
all this played an important role basically, और contribution of culture towards the growth of nationalism. किस तरह से सिर्फ एक टेरिटोरियल एक्सपेंशन या वॉर से ही आप फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट नहीं कर सकते, इन चीजों से भी आप फीलिंग ऑफ वननेस क्रिएट कर सकते हो अमंग द पीपल इफ दे हैव अ सेम लैंग्वेज, कल्चर, सेम हिस्ट्री ऑफ डिसेंट, ऑल दिस, राइट. उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है थ्रू अ फोकस ऑन एनी टू कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशंस डेवलप्ड ओवर 19th सेंचुरी. तो दो कंट्रीज का अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की बात करें तो एक आप अगेन यूनिफिकेशन ऑफ इटली का प्रोसेस देख सकते हैं इसमें, और दूसरा आप जर्मनी. ठीक है, इन दोनों के प्रोसेस के थ्रू यू कैन से हाउ नेशंस डेवलप्ड ओवर 19th सेंचुरी. अब यहाँ पे दोनों में बेसिकली यू कैन से आर्मीज वर आर्किटेक्ट ऑफ नेशंस, और वर आर्किटेक्ट और क्रिएटेड नेशंस, राइट. इसको मैं एक बार पीछे भी ले जाता हूं ताकि एक बार वापस से अगर आप देखना चाहो तो थोड़ा सा आप देख सकते हो, है ना, ऑलरेडी है वहां पे, तो प्रॉब्ली यू कैन गो थ्रू दैट. ओके, मैं इसको एक रब कर देता हूं ताकि ओके. तो मेजर यहाँ पे आप जर्मनी वाला पॉइंट देख सकते हो एंड प्रॉब्ली ये वाला, तो यू कैन प्रॉब्ली टेक अ स्क्रीनशॉट एंड हैव दोस पॉइंट्स. तो यही आपका उसमें आंसर आएगा. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट अगेन वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके. हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप. सॉरी, ये भी आंसर वहीं पे था. ठीक है, होप एक बार वापस, सॉरी आपको वापस ले जाना पड़ रहा है यहाँ पे 10 में. ठीक है, मैं इसको भी एक बार रब कर देता हूँ. प्रॉब्ली यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. ऑलराइट, तो ये आपका स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन बन गया. ठीक है, किस तरह से वहां पे नेशनलिज्म की फीलिंग बेसिकली को क्रिएट करके कैसे एक नेशन फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, नॉट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बट हाउ अ नेशन वाज फॉर्म्ड और क्रिएटेड. इसके बाद आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन बाल्कन्स. ओके, सो ये आपका लास्ट पार्ट है. नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज क्यों हुई बाल्कन्स में, क्योंकि बाल्कन एक इंटेंस एक बहुत वोलेटाइल एरिया बन गया था. यहाँ के जो नेशंस हैं, ठीक है, अगेन ग्रीस, मैसेडोनिया, मॉन्टेनीग्रो, ऑल दीज वांटेड टू बिकम फ्री. जो बाकी की बड़ी पावर्स हैं यूरोप की, वो सोच रही कि हम इनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं ताकि हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा. नेशनलिज्म, वो आपका हेडिंग भी उस पॉइंट का, नेशनलिज्म कंबाइंड विद द फीलिंग ऑफ इंपीरियलिज्म, दैट इज ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरीज, लेट यूरोप टू डिजास्टर. तो अब ये बाल्कन में, क्योंकि देखो यूरोप में अगर आप अगेन मैप जो दिया हुआ है बुक में अगर आप वो देखोगे तो बाल्कन एक बहुत बड़ा एरिया है. एंड ऑल ये जिस सारी यूरोपियन कंट्रीज है जो बड़ी पावर्स हैं यूरोप में उस टाइम पे, है ना, ड्यूरिंग जस्ट बिफोर 1914, ऑल वांट टू इंक्रीज देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. दैट इज व्हाई दे वर डूइंग कॉलोनाइजेशन. अब यूरोप में ही वो इतना सारा अगर एरिया अपने अंडर में ला सकते हैं और दूसरे पावर को, दूसरी बड़ी पावर को सबड्यू कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे बेटर क्या होगा. इसीलिए नेशनलिस्ट टेंशंस जो है बाल्कन में इमर्ज हो रही थी. अब नेशनलिस्ट टेंशन अगर आप देखोगे तो एक और पॉइंट इसमें आप लिखना है कि बेसिकली ये तो हमने जस्ट डिस्कशन करा कि क्या था. अब नेशनलिस्ट टेंशंस वहां पे बाल्कन्स में इमर्ज होने का मेजर रीजन ये रहा, ऑटोमन टर्किश एम्पायर जो है, ठीक है, वो वीकन हो रहा है. एंड बिकॉज 1832 में ग्रीस हैज ऑलरेडी बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. बाकी के जो बाल्कन स्टेट्स हैं वो भी चाह रहे हैं कि अपनी अपनी इंडिपेंडेंस को प्रूव करें. वो ये कह रहे हैं कि हम पहले इंडिपेंडेंट थे एंड वी आर हिस्टोरिकली और कल्चरली डिफरेंट एंटिटीज, तो हम भी सेपरेट होना चाहिए, हमें भी डिफरेंट है या एक डिफरेंट नेशन में क्रिएट होना है. सो देयरफॉर दिस, और अगेन हर जो टेरिटरी है, हर जो वहां पे एंटिटी है, वो ट्राई कर रहा है कि दूसरी एंटिटी को मैं अपने अंडर में ले लूं. इसको एक ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो ये एक जगह है,
ठीक है, ये मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया कुछ। अभी जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट चाह रहा है कि ये इसके इनहैबिटेंट्स हैं, ठीक है, ये वाले। अब ये चाह रहा है कि मैं थोड़ा बहुत पार्ट इससे भी छीन लूं और यहां से भी छीन लूं, मैं कैसे अपनी टेरिटरी को और मैक्सिमाइज कर लूं। ये भी चाह रहा है, ये भी चाह रहा है, तो सब ये भी चाह रहे हैं, और प्लस जो यूरोपियन पावर्स है वो चाह रहे हैं कि हम इनको ऑक्यूपाई कर लें। तो ये काफी वोलेटाइल सिचुएशन बना रही थी बाल्कन्स में। सो व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन बाल्कन्स? यही रीजन था कि दे वांटेड टू become independent nations. All right, I hope you liked the short summary and the discussion on the NCERT questions. This is all for this chapter. Thank you so much.